ये सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है। और जो सबसे बड़ी चीज़ है, हम लोग एक पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर हैं और इस बात को दावे के साथ कर सकते हैं कि पॉलिटिकल पावर इज सुप्रीम पावर इन डेमोक्रेसी। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक जी। आज इस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के हाल में ये जो विषय रखा गया है, ये एक लंबे समय से इसकी लड़ाई चली आ रही है। इस कार्यक्रम के आयोजक संयोजक मेरे साथी विजेंद्र यादव जी, प्रवीण जी, आरएलडी के नेता हमारे चंदबली यादव जी और सभी तमाम बुद्धिजीवी साथियों, ये काफ़ी देर से इस विषय पे बहस चल रही है। हम लोग इस पे बहस कर रहे हैं। इस बहस को जो गांव के गरीब हैं, कमज़ोर हैं, भूखे हैं, नंगे हैं, उनके लोगों तक की आवाज़ बने, ये पहुँचे, ये सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है। और जो सबसे बड़ी चीज़ है, हम लोग एक पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर हैं और इस बात को दावे के साथ कर सकते हैं कि पॉलिटिकल पावर इज सुप्रीम पावर इन डेमोक्रेसी। बिना पॉलिटिकल पावर के हम ये चीज़ें जो हैं इसको लागू नहीं कर सकते। उसमें हमको सिलेक्शन इतना ही करना है कि हमारी सोच का, हमारी विचारधारा का आदमी चुन करके व्यवस्थापिका में जाए। साथियों, हम लोग समाजवादी पार्टी में काम करते हैं। ये उत्तर प्रदेश जो है, ये भारतीय जनता पार्टी का केंद्र रहा है। और एक चीज़ और पहले बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो संविधान दिया है, अगर उस संविधान को आज़ादी मिलने के बाद जो सरकारें बनी थी, अगर उन लोगों ने ईमानदारी से लागू कर दिया होता तो शायद आज ये स्थिति न बनी होती। तमाम हमारे हक अधिकार सब हमारे इसी संविधान में समायोजित हैं। और बाबा साहब ने भी कहा था कि संविधान तो मैंने लिख दिया है, मगर अगर इसको लागू करने वाले लोग अगर ईमानदार नहीं होंगे तो ये दस्तावेज हमारा दस्तावेज ही रह जाएगा। मैं इसलिए साथियों कहना चाहता हूँ कि हमारी इतनी बड़ी संख्या, आज हम भिखमंगों की तरह अपने हक और अधिकार को नहीं पहचान पाए और मांगने के लिए परेशान हैं। हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह जी बाबरी मस्जिद के सवाल पर पूरे देश में, पूरी दुनिया में भारतीय जनता पार्टी के लिए इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं होगा। इनको इस देश के संविधान और कानून में भरोसा नहीं था। 1991 में अभी सांसद जी चर्चा कर रहे थे, जब 1991 में मंडल आयोग की सिफारिशें लागू किया वीपी सिंह ने, और वीपी सिंह की भी प्रधानमंत्री जी के मैं बधाई देता हूं, उन्होंने लागू किया क्योंकि वो हमारे बैकवर्ड क्लास के नहीं थे। तमाम लोगों ने पिछड़े वर्गों और दलितों की बात की और उनके हक अधिकार के लिए ईमानदारी से प्रयास किया। डॉक्टर लोहिया से लेकर के डॉक्टर अम्बेडकर या हमारे जनेश्वर मिश्रा, अच्युत पटवर्धन और तमाम लोगों ने इसकी बात किया था। मगर जब सवाल आया मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए, तो जो उस यथास्थितिवादी ताकतें थी, उन लोगों ने सरकार से समर्थन वापस लिया और कमंडल लेकर के इस पूरे देश में उन्माद पैदा करने का काम किया। किसी ने सवाल नहीं किया कि इस देश में कानून से चलेगा, कि संविधान से चलेगा, कि आपसी समझौते से चलेगा। हमारे नेता ने घूम करके पूरे देश में कहा कि बाबरी मस्जिद के सवाल पर या तो आपस में समझौता हो जाए और या तो अदालत का फैसला आ जाए, नहीं तो परिंदा वहां पर नहीं मार पाएगा। और उस बात को साबित करके दिखाने का काम माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार में हुआ था। आज उन लोगों को कहा जाता है कि राम भक्तों पर गोलियां चलाने वाले लोग, और एक हमारी इतनी बड़ी तादाद हम सुनते रहते हैं कि राम भक्तों पर गोलियां चलाने वाले लोग, क्या किसी का घर उजाड़ने वाले वो राम भक्त हो सकते हैं क्या? आज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इनकी बात होती है।
आप गूगल में सर्च करके उठा करके देख लीजिए, हिंदू नाम की कोई चीज नहीं है। हिंदू नाम की कोई चीज नहीं है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की व्यवस्था हमारे इसमें संविधान में, हमारी मनुस्मृति में व्यवस्था है। और मैं बताना चाहता हूं साथियों, ये देश में हम कृष्ण को मानने वाले लोग हैं, राम को मानने वाले लोग हैं। कृष्ण ने बचपन से ही पूतना को पहचान लिया था कि हमारा कौन सा साथी है और हमारा कौन हमारी हत्या करना चाहता है। आज हम इतने बड़े हो जाने के बाद भी, हम इतने बड़े होने के बाद भी अपना साथी कौन है, हमारा दुश्मन कौन है, हमारा दोस्त कौन है, हम उसको पहचान नहीं कर पा रहे हैं। सामाजिक न्याय की बड़ी बड़ी ताकतों ने, जिन लोगों ने मंडल आयोग लागू कराया था, उन्हीं मनवादी ताकतों की गोद में जाकर के बैठने का काम किया है। हमको इसको कहने में कोई गुरेज नहीं। रामविलास पासवान आज सरकार में शामिल हैं, उनका परिवार खुद भी शामिल थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। श्रद्धेय शरद यादव जी अपने जीवन काल में जिन्होंने तमाम लड़ाइयां लड़ी, जाकर के इन्हीं मनवादी ताकतों की गोद में बैठने का काम किया। नीतीश कुमार, जॉर्ज फर्नांडिस, तमाम लोग, कौन लोग थे। आज मुझे इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है। मंडल आयोग की सिफारिशें लागू हुई। 27% गांव में जो सबसे कमजोर आदमी होता है, दलित वर्ग का हो, जो हरवाहा होगा, चरवाहा होगा, उन मनुवादी ताकतों के हाथ यहां काम करने वाला होगा। दस्तखत और मुहर उसकी उसके घर में होती है और उस दलित के नाम पर, आरक्षण के नाम पर उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। हमको आपको इस बात को समझना पड़ेगा। हमको आपको इस बात को समझना पड़ेगा। हमारी लड़ाई ये बहुत, आज हम रोना रो रहे हैं। डॉक्टर लोहिया ने उस समय नारा दिया था, संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़े पांव 100 में 60। तमाम पिछड़े वर्ग के लोगों को मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला, मगर कहीं ना कहीं कुछ कमियां रही, जिसके कारण वो 60% आरक्षण पिछड़ों का नहीं हो पाया। जाति की जनगणना इसलिए जरूरी है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हमारे जो संविधान में व्यवस्था है कि जिसकी जितनी संख्या होगी उसको उसी हिसाब से आरक्षण दे करके उस समाज को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। संविधान में व्यवस्था है। हमारे दलित वर्ग के लोगों को 21% आरक्षण जो भी है उनका हक अधिकार लोकसभा, विधानसभा और सब नौकरियों में भी है, मगर पिछड़े वर्गों के लिए ये कोई मांग आज तक नहीं उठी है कि लोकसभा और विधानसभा में नौकरियों से लेकर के उनको भी सारे आरक्षण, उनके भी आरक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। तमाम हमारे नेता हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं। हम वोट के लिए यूनाइट तो हो सक रहे हैं, मगर आज जिन नामों का उल्लेख किया मैंने, आज भी उत्तर प्रदेश में या तमाम जगहों पर आपकी ताकत को बिहार में रोकने के लिए कौन आगे खड़ा हुआ है? नीतीश कुमार जैसे लोग खड़े हैं, यहाँ केशव मौर्य, राजभर निषाद जैसे लोग आकर के खड़े हैं, जो हमको आपको गुमराह करके और यही गुमराह करने का काम कर रहे हैं। यही नहीं, आज भी मनुवादी ताकतों के हाथ में ये देश पूरी तरह से गिरफ्त में है। बाबरी मस्जिद के सवाल पर, आज भी आरक्षण खत्म कराने के सवाल पर जो चीजें खड़ी हो रही हैं, जब बाबरी मस्जिद गिरवाने का नंबर आया था तो कल्याण सिंह जी को जब मुख्यमंत्री बना करके उनसे बाबरी मस्जिद शहीद कराने का काम किया गया था। आज हक अधिकार आरक्षण खत्म हो रहा है, उसको खत्म कराने के लिए तथाकथित जो पिछड़े वर्ग का प्रधानमंत्री बना करके उसको बैठा है, उनका काम अपने आप होता जा रहा है। हमारा कहने का मतलब यह है कि जो हमारे असली दुश्मन है वो बहुत दूर से हमारे ही लोगों को आगे करके हमारे हक और अधिकार को खत्म करने का, समाप्त करने का साहस कर रहा है, उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। और हम अपने आप, अपनी जो समझदारी न होने के नाते, हमारे आपस में समझदारी नहीं है, ईमानदारी नहीं है, हम अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं कर रहे हैं और हम अपनी कायरता का बात करते हैं। बहादुरी हमारे अंदर नहीं है। अगर हम ईमानदारी और जिम्मेदारी, बहादुरी के साथ इन ताकतों का जब तक विरोध नहीं करेंगे, आपस में हम उलझे रहेंगे, तब तक हमारे इस पिछड़े वर्ग के लोगों का, दलितों का भला होने वाला नहीं है, क्योंकि हमको कई तरह से दबाने का प्रयास किया जा रहा है। बातें तो यहां तक हो रही,
सरस्वती शिशु मंदिर से निकल करके बच्चे जो 35 साल 40 साल से पढ़ करके निकले हैं, वो जो संवैधानिक कुर्सियों पर बैठे हैं, वो संविधान को मानना नहीं चाहते हैं। और यहाँ तक ही नहीं, गरीब और कमजोर, दलित और पिछड़े वर्ग का कोई अगर तेज तर्रार नेता है, बीमार होता है, नेता हो या बुद्धिजीवी हो, पढ़ने में अगर बढ़िया है, तो उसके ऊपर फर्जी मुकदमे लाद करके या उसको इंजेक्शन दे करके उसको इहलीला समाप्त करने तक की बात हो रही है। इन सब सारी ताकतों से हमको ध्यान में रखते हुए इस तरीके से हमको सावधानी की ज़रूरत है। हम तभी आगे बढ़ पाएंगे। हम अपनी सही बात नहीं कह पा रहे हैं, वो अपने झूठे बात को प्रचारित कर ले रहे हैं। और ये झूठ बोल करके हमारे झूठ बोलने के हमारे आंदोलन अन्ना के नाम आया, अन्ना जी का नाम आया। कौन थे अन्ना हजारे? बाबा रामदेव कौन थे? कौन लोग हैं जो हमारी परिश्रम को दूसरे की तरफ मोड़ दे रहे हैं? और जब ताकत का सवाल आता है ईमानदारी से लागू करने की, उसको बताने की, तब वो कहीं ना कहीं चुप हो जाते हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।